हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की। इस वीडियो सत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी पुनरावृत्ति भाग 1 भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो सत्र में पढ़ेंगे पुनरावृत्ति भाग 2 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 3 नंबर और 4 नंबर और निबंधात्मक प्रश्नों और उनके उत्तरों पर। तो परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की और ये प्रश्न 3 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। इसका उत्तर है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। अगला प्रश्न है, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। पिछले वीडियो सत्र में हमने पढ़ा था द्विविखंडन किस में होता है, अमीबा में, और बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। द्विविखंडन की क्रिया में क्या होता है, द्विविखंडन में एक कोशिका प्रायः 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित होकर के अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। तब यह क्रिया कहलाएगी बहुविखंडन। यानी जब एक जीव से 2 संतति कोशिकाएं बने तो वो होता है द्विविखंडन, और जब एक जीव से बहुत सारी संतति कोशिकाएं एक साथ बनती हैं तब उसको कहते हैं बहुविखंडन। द्विविखंडन की क्रिया अमीबा में हम देखते हैं और बहुविखंडन की क्रिया प्लाज्मोडियम में देखी जा सकती है। यह प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्लोन क्या होते हैं। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप नवजातों में काफ़ी अधिक समानताएं क्यों पाई जाती हैं। इसका उत्तर है, किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न एकदम समरूप जीव उस जीव के क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन के कारण जो उत्पन्न जीव हैं वो सभी क्लोन कहलाते हैं, चूंकि उनका एकल जनक होता है, उनका जन्म सिंगल पेरेंट से होता है, अतः उनका डीएनए उनके जनक से पूरी तरह मिलता जुलता होता है, इसलिए उनमें काफ़ी अधिक समानताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेड मोल्ड नम ब्रेड स्लाइस पर अधिक तेजी से उगती है जबकि सूखी ब्रेड स्लाइस पर नहीं, ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर है, हाइफा की वृद्धि के लिए नमी या आर्द्रता अति आवश्यक होती है। भीगी या नम ब्रेड की जो स्लाइड्स है वह ब्रेड मोल्ड के लिए पर्याप्त नमी एवं पोषक उपलब्ध कराती है, जबकि सूखी ब्रेड स्लाइस केवल पोषक ही उपलब्ध कराती है। इसलिए नम ब्रेड स्लाइस पर ब्रेड मोल्ड अधिक तेजी से उगती है पर सूखी ब्रेड स्लाइस पर नहीं उगती है। इसी तरह अगला प्रश्न है 3 नंबर के लिए, जनन किसी जीव की जनसंख्या या समष्टि के स्थायित्व से संबंधित होती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर होगा, जनन की प्रक्रिया में डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। ये डीएनए कुछ सूक्ष्म विभिन्नताओं के साथ कॉपी किए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या का स्थायित्व बना रहता है। अब बात करते हैं बच्चों 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य शारीरिक वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता में क्या अंतर होता है। बच्चों ध्यान से प्रश्न देखिए, सामान्य शारीरिक वृद्धि तथा लैंगिक परिपक्वता में क्या अंतर होता है। इसका उत्तर है, सामान्य शारीरिक वृद्धि में विभिन्न प्रकार की विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, शरीर के प्रत्येक भाग में सामान्य रूप से वृद्धि होती है।
कोई नवीन संरचना एवं नवीन प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं होती है। कब? शारीरिक वृद्धि के दौरान। जबकि लैंगिक परिपक्वता में लैंगिक अंगों तथा प्रक्रियाओं का विकास होता है, जैसे नर में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास, मासिक रजोधर्म या ऋतुस्राव का प्रारंभ होना। ये सभी लैंगिक परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बचपन से लेकर के युवावस्था में आने के पहले तक शरीर में जो भी वृद्धि होती है वो शारीरिक वृद्धि में आती है, जबकि शरीर में होने वाले जो द्वितीयक लक्षण यानी सेकेंडरी कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं वो लैंगिक परिपक्वता के लिए प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन के विशिष्ट लक्षणों की सूची बनाइए। कुछ विशिष्ट लक्षणों को देख लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहला तो है, लैंगिक जनन में दो व्यक्ति या एकक जीवों की भागीदारी होती है, यानी दो जीव इसके लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें से एक नर एवं एक मादा का होना आवश्यक होता है। इसमें नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। तीसरा है, एक ही समष्टि के जीवों के दो भिन्न युग्मकों के निषेचन से युग्मनजों का यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ये लैंगिक जनन की एक विशेषता होती है कि मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, जो दोनों अलग अलग कोशिकाओं में बनते हैं, और ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर के और जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह लैंगिक जनन का एक विशेष लक्षण होता है। अगला है, संतति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। संतति में दोनों ही पितरों नर तथा मादा के गुण उत्पन्न होते हैं। और लास्ट वाला है, लैंगिक जनन से नई स्पीशीज उत्पन्न होती है। क्योंकि इसमें नर एवं मादा दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं, तो इसमें नई स्पीशीज उत्पन्न होती हैं जिसमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, जनन की परिभाषा लिखिए। स्पीशीज की समष्टि को स्थायित्व प्रदान करने में यह किस प्रकार सहायता करता है? जनन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सजीवों की अपने समान आकृति, रंग, रूप तथा गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इसी कारण उस स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन के द्वारा ही संभव होता है। जनन का विकास में भी योगदान होता है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि का संरक्षण कर उसको स्थायित्व प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यह क्या होता है? इस विधि के दो लाभ तथा दो हानियां लिखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों या रचनाओं से नवीन पौधे उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे हम कलम लगाना है, ग्राफ्टिंग है, इन सारी विधियों से हम नए पौधे उत्पन्न करते हैं, तो यह क्रिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहलाती है। अब इसके लाभ और हानियां देख लें। कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे शीघ्र तैयार हो जाते हैं तथा जल्दी ही ये फलने फूलने लगते हैं। दूसरा है, इस विधि से प्राप्त पुत्री पौधे हर प्रकार से जनक पौधे के समान होते हैं। अब इसकी हानियां क्या होती हैं? कायिक प्रवर्धन में यह सभी पौधों में संभव नहीं होता है। दूसरा है, कायिक प्रवर्धन से पौधों में विविधता नहीं आती। इस कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में उस समष्टि के लुप्त होने की अंदेशा बना रहता है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन ये क्यों होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? रिप्रोडक्शन का महत्व, रिप्रोडक्शन या प्रजनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है।
प्रजनन के कारण ही स्पीशीज का संरक्षण रहता है। प्रजनन ही स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ाने का माध्यम है। अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन प्रजनन के द्वारा ही संभव होता है और प्रजनन का विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनन जीवों के लिए एक आवश्यक जैव प्रक्रम है, लेकिन वह किसी जीव के स्वयं के अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि समष्टि के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस कथन को आपको समझाना है। इसका उत्तर है, जनन की मूल घटना में डीएनए की प्रतिकृति यानी उसकी फोटोकॉपी बनती है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। जनन के कारण जीवों में निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इस कारण उस स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन के द्वारा ही होता है। जनन का विकास में योगदान होता है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के संरक्षण कर उसको स्थायित्व प्रदान करता है। तो जनन की जो घटना है वह किसी जीव के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसकी समष्टि के रक्षा करने के लिए, समष्टि के विकास के लिए जनन आवश्यक होता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। बच्चों, यह प्रश्न 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर अथवा 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जितने नंबर का प्रश्न हो हम उतने अंतर इनके दे सकते हैं। जैसे यदि 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो देख लेते हैं 4 अंतर इनके। परागण क्या है? परागण पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि निषेचन क्या है? नर तथा मादा जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहते हैं। यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जबकि पुष्पों के पराग कणों का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की जो क्रिया है वो पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। अगला अंतर है, परागण के लिए बाह्य साधन जैसे वायु, जल, कीट इत्यादि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परागण यह एक बाह्य क्रिया है, जबकि निषेचन यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। परागण इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक होता है। जब परागण होगा तभी फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट पहुंचेगा, उसके बाद ही फ्यूजन यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो इस प्रकार हम यदि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं, 3 नंबर में आए तो 3, 4 में आए तो इस तरह हम 4 अंतर इनके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह अंतर भी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो रोककर इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। आइए देखते हैं अंतर। अलैंगिक जनन क्या है? इसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में इसमें जनक और संतति में पूर्ण रूप से समानताएं पाई जाती हैं, जबकि लैंगिक जनन में इसमें केवल आनुवांशिक रूप से ही समानता होती है, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। कुछ और अंतर भी हम दे सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता या गुणसूत्रों का इंटरचेंज जो होता है वो नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो कुछ इस तरह हम
अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण हम देखते हैं क्या होता है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, क्योंकि द्विलिंगी जब होगा तभी उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनेंगे। जबकि परपरागण द्विलिंगी तथा एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। नर तथा स्वपरागण में है, नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना इसमें आवश्यक होता है स्वपरागण के लिए। जबकि परपरागण में प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। स्वपरागण में पुंकेसर तथा जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुंकेसर ऊपर की ओर हो, यानी एंथर ऊपर की ओर और गाइनोशियम नीचे की ओर हो, ताकि सरलता से जो परागकण हैं वो जायांग की स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंच सके। इसी प्रकार परपरागण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागण इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं, जबकि परपरागण करने वाले पुष्प वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प आकर्षित, सुगंधित तथा मकरंद युक्त होते हैं। स्वपरागण में एक और अंतर देखें, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परपरागण के लिए वायु, कीट, जल अथवा जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर नंबर के आधार पर, जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए उस आधार पर हम लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद अवश्य करें। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। यदि 4 नंबर में यह प्रश्न आए तो उसे किस प्रकार लिखेंगे। डीएनए प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी का प्रजनन में महत्व। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना होती है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार होती हैं या बनती हैं। अब इनका प्रजनन में क्या महत्व है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते। अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता अधिक होती है। डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। बच्चों, अब बात करते हैं कुछ निबंधात्मक प्रश्नों की। यह प्रश्न मुख्य रूप से 5 अंक में पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी। किसी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पुष्प के युग्मक बनाने वाले भागों के नाम लिखिए। हो सकता है यह केवल इतना ही पूछे कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा किसी प्रारूपी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न कुछ इस रूप में भी पूछ सकता है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी प्रारूपी पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज वाला भाग क्या कहलाता है? इसका एक हिस्सा कहलाता है बाह्य दल या सेपल। यह किसी पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और ये हरे रंग का होता है। दूसरा भाग कहलाता है दलपुंज। दलपुंज इसका दलों का समूह यानी दलपुंज कहलाता है और इसके किसी एक भाग को हम दल या पेटल या पंखुड़ी कहते हैं और मुख्य रूप से यह रंगीन भाग पुष्प का होता है। तो पहला भाग हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज रंगीन भाग। अब 2 इम्पॉर्टेंट भाग इसके और हैं,
पुमंग और जायांग। पुमंग जो होता है यह पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी नर जननांग होता है, जबकि जो जायांग या गाइनोशियम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जननांग होता है। अब चित्र में देखते हैं कि यह कहाँ पर होता है। यदि हम इसकी बात करें, इस बीच वाली संरचना की बात करें, तो ये पूरा भाग कहलाता है अंडक, यानी ये मादा जननांग का भाग है जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, दूसरा है स्टाइल या वर्तिका, और तीसरा भाग है अंडाशय या ओवरी। तो मादा जननांग के कितने भाग हो गए? 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीसरा भाग अंडाशय। ये हो गया पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग यानी कि जायांग, जबकि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जननांग यानी कि पुमंग जो होता है वह होता है पुंकेसर। एक भाग इसका पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। और यह कितने भागों से मिलकर के बना होता है? इसका सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है परागकोश या एंथर, और नीचे की ये जो डंडी जैसा भाग दिख रहा है ये पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। और जो परागकोश के बीच में छोटी सी लाइन होती है इसको योजी या कनेक्टिव कहते हैं। तो यानी कि स्टेमन यानी पुंकेसर में क्या क्या भाग हो गए? एंथर, फिलामेंट और बीच का कनेक्टिव। तो इस प्रकार स्टेमन या पुंकेसर बनते हैं। तो इस प्रकार किसी पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं जिसे हम कुछ इस तरह चित्र से समझा सकते हैं। पहला भाग हो गया बाह्यदल पुंज यानी बाह्यदल, फिर दल, फिर ये वाला भाग पुमंग और ये हो गया जायांग। अब इसमें भी नामकरण करने के लिए परागकोश यानी एंथर, पुतंतु या फिलामेंट, बीच का योजी या कनेक्टिव, ये भाग हो गया स्टेमन यानी पुंकेसर, और इधर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होते हैं ओव्यूल या अंडक, और ये इसका हो गया गाइनोशियम। तो इस प्रकार ये प्रारूपी पुष्प के 4 भाग हो गए। चित्रों का अभ्यास करना आवश्यक है। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग था नर युग्मक बनाने वाला अंग। तो नर युग्मक बनाने वाला अंग है परागकोश या पुंकेसर जिसमें निर्माण होता है, और मादा युग्मक बनाने वाला भाग अंडाशय या स्त्री केसर वाला भाग है जिसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऊपर वाला पुंकेसर वाला भाग है, एंथर यानी फिलामेंट और कनेक्टिव, परागकोश, पुतंतु और बीच की योजी, जबकि स्त्री केसर यानी गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडक, अंडाशय जिसके अंदर बीजांड मौजूद होते हैं। तो ये हो गया पुंकेसर और स्त्री केसर। अब कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों तब आपको ये वाला चित्र बनाना है जिसमें यहाँ पर गाइनोशियम वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला भाग स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये वाला भाग है ओवरी। अब यहाँ पर चूँकि पराग कणों का अंकुरण दिखाना है तो यहाँ पर ऊपर पराग कण बनेंगे, एक पराग नली बनेगी, ये पराग नली आकर के यहाँ पर फीमेल गैमेट के पास जुड़ेगी और यहाँ से ये हो गया वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, यहाँ से मेल गैमेट क्रमशः होते हुए इसके ओव्यूल के पास प्रवेश करते हैं अंडाशय के अंदर और यहीं पर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न की क्रिया होती है यानी निषेचन की क्रिया यहीं पर संपन्न होती है। तो जब वर्तिकाग्र पर या पराग कणों के अंकुरण का चित्र आए तब बच्चों आपको ये गाइनोशियम वाला चित्र बनाना है। अब अगला प्रश्न है, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया को 4 चरणों के द्वारा क्रमवार आरेख खींचकर दर्शाइए। तो अमीबा में द्विविखंडन यह एक सरल सा प्रश्न है किंतु परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका अभ्यास भी आपको करना है। कैसे बनाना है? 4 स्टेप में बनते हैं। पहले स्टेप में अमीबा आप जानते हैं कि अमीबा के शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। बीच में होता है केंद्रक और चारों तरफ भरा होता है इसके साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले चरण में इसका केंद्रक जो है वो विभाजित होना शुरू करता है,
जब केंद्रक में विभाजन हो जाता है तो एक केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और अब कोशिका बीच से धँसान शुरू होती है और यह कोशिका भी बीच से दो भागों में बंटना शुरू कर देती है और अंततः एक अमीबा दो संतति अमीबा में बदल जाता है, यानी दो छोटे छोटे डॉटर अमीबा में बदल जाता है और इस प्रकार अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, यदि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर यानी जनन तंत्र वाला चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस अध्याय को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। जब हम चित्र की बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, तो कुछ इस तरह चित्र बनता है। यहाँ पर सबसे पहले ये एक ट्राइंगल जैसा हमें बना लेना है, ऐसा। ये ट्राइंगल बन जाए तो इसको ऊपर से ऐसे कर दें, यहाँ से इस लेयर को ऐसे कवर कर दें और यहाँ पर बाद में सर्विक्स और ग्रीवा और योनि बना देना है। ऊपर से दो ऐसे स्ट्रक्चर निकलेंगे, ये होती है फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर 1 पेयर ओवरी यानी अंडाशय यहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर ये जो फैलोपियन ट्यूब के आगे ये उंगली जैसी प्रवर्ध दिख रहे हैं, ये फिम्बरी कहलाते हैं। यहाँ से निकलने वाले ओव्यूल को ये कैच करता है और अंडाशय से में यहाँ पर ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये ओवम यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसी फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। तो इस प्रकार मादा जनन तंत्र का चित्र है, इस चित्र का अभ्यास भी कर लें। अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस चित्र का भी अभ्यास करना बच्चों ज़रूरी है। एक बार इस चित्र में आए शब्दों को थोड़ा सा देख लें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मूत्र मार्ग है, बाहर की तरफ का ये जो स्ट्रक्चर है ये शिश्न कहलाता है, पेनिस कहलाता है। यहाँ पर मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं। यह टेस्टिस एक पतली मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, जिसको टेस्टिस सैक या वृषण कोष कहते हैं। इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यह स्पर्म ये शुक्र वाहिनी के द्वारा यहाँ से होकर के बाहर निकलते हैं और निकलने के पश्चात अभी ये जो स्पर्म है ये नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये बीच वाली जगह में यहाँ पर 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड होती है और शुक्राशय होता है। तीनों का जो फ्लूइड होता है वो इस स्पर्म के साथ मिला दिया जाता है। जब ये तीनों नलिकाओं का, तीनों ग्रंथियों का फ्लूइड इसमें मिलाया जाता है, तब यह स्पर्म मोटाइल होकर के और सीमेन में बदल जाता है और अब यह सीमेन मोटाइल होता है जो पेनिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। बच्चों, इस चैप्टर में चित्रों का अभ्यास करना बिल्कुल आवश्यक है। तो आशा करती हूँ परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनका बार बार अभ्यास करते रहें और परीक्षा की तैयारी शुरू करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।